नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि हुमायूं की भारत में फिर से वापसी हो चुकी थी। पहले क्रम में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद हुमायूं फिर से भारत में वापस आता है और वापस आने के बाद वह फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हुमायूं के बाद अकबर कैसे राजा बनता है और कैसे वह दिल्ली की गद्दी को संभालता है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखें अकबर के इतिहास को। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां इस वीडियो का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम एक एक चीज को क्रमवार देखते हैं। अकबर के विषय में हमको बहुत डिटेल से समझना होगा। उसका कारण यह है कि अकबर की जो नीतियां हैं वह भारतीय समाज में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आती हैं। बहुत सारे परिवर्तन अकबर अपने समय काल में करता है, तो इसलिए अकबर से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं उन्हें हमें ठीक से समझना पड़ेगा, जिससे हम यह भी समझ पाएंगे कि अकबर की जो मानसिक दशा बनी है, अकबर का जो मेंटल डेवलपमेंट हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है, उसकी सोच में कौन-कौन सी चीजें शामिल हैं जो अकबर के व्यक्तित्व को बनाती हैं। तो हम एक-एक तथ्य को देखेंगे और वह सारी चीजें देखेंगे जो अकबर से संबंधित पूछी जाती है। आजकल की परीक्षाओं में आप देख रहे होंगे कि तथ्यों को बहुत डीप जाकर पूछा जाता है, इसलिए हमको हर एक चीज को डीप जाकर पढ़ना पड़ेगा, तभी एग्जाम में चाहे जैसा क्वेश्चन आए हम उसको आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न यह पूछा जाता है कि अकबर का जन्म कब हुआ और वह कहाँ हुआ था। तो 15 अक्टूबर के दिन 1542 में जो अमरकोट का क्षेत्र है वहां पर इसका जन्म हुआ था। अमरकोट वर्तमान में कहाँ है? जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहीं पर हमको अमरकोट मिलता है। हमने यह देखा था कि कन्नौज का युद्ध हुआ, और कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में। इस युद्ध के बाद जो आपका हुमायूं है उसे भारत छोड़ना पड़ा और शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना कर दी। तो कन्नौज छोड़ने के बाद जो आपका हुमायूं है वह जगह जगह जाता है और शरण मांगता है, लेकिन उसको कहीं भी शरण नहीं मिलती है, कोई उसे अपने यहाँ नहीं रुकने देता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जो आपका शेरशाह था, लोगों को शेरशाह का डर था कि शेरशाह हमला कर देगा और उसकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था को खराब कर देगा। तो कोई भी हुमायूं की मदद नहीं कर रहा था। लेकिन एक राजपूत शासक है, राणा वीरसाल। तो यह तथ्य पूछा जाता है कि वह कौन सा राजपूत शासक था जिसने हुमायूं को शरण दी। तो शरण किसने दी? राणा वीरसाल ने। शासक यह कहाँ के हैं? सिंध प्रांत में है, और जो अमरकोट नामक स्थान है वहां के यह प्रशासक हैं। यहीं पर अकबर का जन्म होता है। कब? 1542 में। और जन्म के समय जो इसका नाम है बहरुद्दीन, यह नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक बहुत कम परीक्षाओं में इसको पूछा गया है और इस नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं, यानी बहुत कम लोग इस नाम को जानते हैं। तो आप इस नाम को जरूर याद रखिएगा। तो बहरुद्दीन इसका बचपन का नाम है। राजनीतिक संकट से इसका पिता जूझ रहा था। इसने शरण ली थी कहाँ? अमरकोट में। वहां का शासक है राणा बीरसाल। वहीं पर अकबर का जन्म होता है। कहते हैं कि जब अकबर का जन्म हुआ, अब यह सब लोक कथाएं हैं, तो उस दिन हुमायूं ने सपना देखा था कि एक चमकदार तारा आकाश में चमक रहा है और वह पूर्व की दिशा से पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब यह सब लोक कथाओं के अनुसार है। इससे यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जब अकबर का जन्म हुआ था तो जो प्राकृतिक संदेश हैं वह संदेश भी हमें दिखने लगते हैं, या लोक कथाओं में उन्हें बताया जाता है। इसीलिए यह माना जाता है कि जो यह अकबर है यह जन्म से ही विशेष शक्ति और विशेष भाग्य लेकर पैदा हुआ है। एक कहानी यह भी कहती है कि जो अकबर है जब इसका जन्म हुआ तो वह रोया नहीं था बल्कि शांत रहा। यह भी एक संकेत देता है कि अकबर कितना गंभीर और आत्म नियंत्रित है, यानी खुद पर उसका कितना कंट्रोल है। अब यह सब लोक कथाएं हैं, लेकिन इन कथाओं के माध्यम से भी हमको पता लगता है कि अकबर के विषय में जो धारणा बनी लोगों, वह धारणा कैसी थी? बचपन से ही ऐसी थी, अकबर प्राकृतिक रूप से बहुत योग्य है। अब जो आपकी यह धारणा बन जाएगी, यह धारणा अकबर के व्यक्तित्व के विकास के समय या फिर उसके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं उनको बताते समय बार बार इस्तेमाल की जाएंगी, और बचपन से ही इसको एक महान व्यक्तित्व खाया जाएगा। तो अकबर का जन्म होता है एक राजपूत परिवार में। इस राजपूत परिवार में जन्म होने के कारण अकबर का जो बचपन है उसका एक छोटा समय काल बीतता है राजपूतों में, और जब यह समय काल राजपूतों में बीतता है तो उसका अकबर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसका जो व्यक्तित्व है वह इस राजपूत परंपरा से जुड़ता है, और बाद में हम देखेंगे कि जो अकबर की नीतियां हैं उनमें राजपूतों का हमें, उनमें हिंदू सभ्यता का हमें काफी प्रभाव दिखेगा। अब इसका प्रभाव क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसका बचपन बीत रहा है हिंदुओं के साथ या फिर राजपूत परिवार में। हमने यह बार बार देखा है कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व कैसे बनता है, उसका बचपन जिस प्रकार का होता है, उसका पालन पोषण जिस प्रकार से होता है, उसने बचपन में जो चीजें देखी हैं
वह जिस प्रकार से होती है, तो यही सब कुछ अकबर से कनेक्ट होता है। अकबर क्योंकि जन्म लेता है राजपूत परिवार में, तो इसलिए जो राजपूत परंपरा है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो देख-रेख है, जो चीजें हो रही थी, उन सबको यह देखता है और बचपन में इस पर इतना प्रभाव पड़ता है कि बाद में जब अकबर बादशाह बनता है, तो वह इन राजपूतों को, हिंदू परंपराओं को और बहुत सारी ऐसी नीतियों को भी अपनाता है, जो उसने बचपन में सीखी थी राजा बीरसाल के यहाँ। बाद में हम यह देखते हैं कि यह राजपूतों में विवाह भी करता है। मान सिंह, राजा तोदरमल, बीरबल, इन सब की नियुक्ति भी अपने यहाँ करता है और इनको काफी उच्च स्थान देता है। हालांकि हम यह भी देखेंगे कि इन राजपूतों की नियुक्ति करना या राजपूत परिवार में विवाह करना के अलग-अलग राजनीतिक एंगल भी हैं। उन एंगल्स के कारण भी यह विवाह करता है। लेकिन जो इसकी बचपन में स्थिति बनी है या फिर जो इसका बचपन में पालन पोषण हुआ है, का प्रभाव भी इस पर हमें दिखेगा कि यह राजपूतों के प्रति या फिर हिंदू सभ्यता के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति काफी सहिष्णु दिखेगा। अब हम यह समझते हैं कि जब अकबर का जन्म राणा वीरसाल के यहाँ हो गया, तो उसके बाद अकबर वहां से कैसे बाहर निकला। हुमायूं यह कोशिश कर रहा था कि वह अपना समर्थन ढूंढ पाए, क्योंकि हुमायूं का जो लक्ष्य था वह यह था कि वह फिर से दिल्ली और आगरा की जो गद्दी है, उस गद्दी को फिर से पाए, जहां पर शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया है। उस शेरशाह सूरी द्वारा अधिकृत अपने क्षेत्र को वापस पाना, यह इसका पहले से ही लक्ष्य है। इसके साथ साथ इसको यह भी डर है, क्योंकि जो राणा बीरसाल है, इनका जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र काफी क्या है, छोटा है। यानी जो शेरशाह है वह बड़े क्षेत्र का मालिक है और जो राणा वीरसाल है वह छोटे क्षेत्र के मालिक है। इससे क्या है, शक्तियों में अंतर है। और जब यह शक्तियों में अंतर है, तो हुमायूं यह समझता है कि ऐसा ना हो कि जो आपका शेरशाह सूरी है वह इस राणा बीरसाल पर भी हमला कर दे और उसकी स्थिति खतरे में आ जाए। तो हुमायूं वहां से जाता है पश्चिम की ओर। अब वह अलग अलग स्थानों पर जाएगा, अपने भाइयों से मदद मांगेगा, ईरान तक जाएगा, वहां भी मदद मांगेगा, मतलब हर किसी से वह मदद मांगने की कोशिश करेगा। तो हुमायूं चला जाता है पश्चिम की ओर, वहां से वह अफगानिस्तान, ईरान, इन सारे क्षेत्रों में जाता है। और उसी समय जो यह अकबर है, वह भी हुमायूं के साथ राणा वीरसाल के किले से निकलता है। इसके बाद हुमायूं काबुल, कांधार, इन सारे क्षेत्रों में जाता है, क्योंकि जो इसका पिता है हुमायूं, वह लोगों से मदद मांगने के लिए इधर उधर भटक रहा था। तो इसका जो वास्तविक पालन पोषण है, वह इसके चाचा अस्करी मिर्जा और मुनीम खान जैसे लोग करते हैं। इसी कारण हम यह देखते हैं कि जो अकबर है, उसको नियमित शिक्षा नहीं मिलती है, यानी वह किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जाता है, उसको पढ़ाया नहीं जाता है। उसको इस्लाम की जो पद्धतियां हैं, वह पद्धतियां सिखाई जाती है, यानी इस्लाम की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे नमाज पढ़ना या इस्लाम के जो मूल सिद्धांत हैं, वह कैसे काम करते हैं, इस्लाम के जो एथिकल प्रिंसिपल हैं, वह क्या हैं, इन सारी चीजों की उसे सीख दी जाती है। लेकिन जो शिक्षा है, पढ़ना लिखना है, वह उसको नहीं मिल पाता है। इसी कारण हम यह देखते हैं कि अकबर अशिक्षित रह जाता है, वह पढ़ लिख नहीं पाता है, लेकिन मौखिक ज्ञान उसको खूब मिलता है। तो प्रारंभ में जो मौखिक ज्ञान है, वह कहाँ से मिला उसे, राणा बीरसाल के यहाँ से, यानी हिंदू धर्म का ज्ञान। फिर उसके जो अपने परिवार के लोग हैं, वह उसे देते हैं इस्लाम का ज्ञान। तो इस तरह हिंदू धर्म का ज्ञान और इस्लाम का ज्ञान, यह दोनों ज्ञान पहुंचता है किसके पास, अकबर के पास। और अकबर का जो व्यक्तित्व है, उसमें इन दोनों ज्ञानों का प्रभाव दिखता है। एक घटनाक्रम हमको और मिलता है कि अकबर का जो चाचा है कामरान, यह अकबर को कैद कर लेता है। अब इसमें क्या घटनाक्रम है, जो हुमायूं है, वह हुमायूं लगातार लोगों से मदद मांग रहा था। इसी क्रम में वह अपने भाई के पास जाता है, यानी अकबर का चाचा मतलब हुमायूं का भाई। तो अपने भाई के पास हुमायूं जाता है कामरान के पास, और यह कोशिश करता है कि कामरान उसकी मदद कर दे। कामरान धोखा देता है, और कामरान क्या करता है, हुमायूं, अकबर की माता जो है हमीदा और अकबर, इन तीनों को कैद करने की कोशिश करता है। धोखे से कैद करता है। इसलिए क्या होता है, जो आपका हुमायूं है और जो आपके हमीदा है, यह दोनों इस धोखे को समझ जाते हैं और यह दोनों निकल जाते हैं। लेकिन अकबर पकड़ा जाता है, यानी जो 1 साल का अकबर है, लगभग 1 साल इसकी उम्र है, वह अकबर यहाँ पकड़ा जाता है। अकबर को कामरान कैद कर लेता है और कैद करने के बाद इसे मारने की कोशिश करता है। अब जब यह मारने की कोशिश करेगा, तो जो इस्लाम के लोग, क्योंकि कामरान भी इस्लाम परंपराओं को मान रहा है, वहां पर भी जो इस्लाम सभ्यता से जुड़े लोग हैं वह भी हैं, तो वह कहते हैं कि इतने छोटे बच्चे को मार देना ठीक नहीं। तो लोग उसके जो है वह विरोध करते हैं और वह कहते हैं कि इसको पाला जाए, पाल कर इसको बड़ा किया जाए, और हो सकता है भविष्य में इसका उपयोग हो हुमायूं के खिलाफ। कामरान कैद कर लेता है अकबर को, कोशिश वह दोनों को कैद करने की करता है, यानी हमीदा को भी और हुमायूं को भी, लेकिन यह किसी तरह से निकल जाते हैं और अंततः अकबर ही कैद हो जाता है। अब 1 साल से लेकर 3 साल का जो सफर है, वह सफर कहाँ होगा, इसी कामरान के पास। यानी अकबर का 1 साल से लेकर 3 साल का जो जीवन है, यह जीवन बीतेगा कामरान के पास। कामरान उसको अपने पास
कैद रखता है। कामरान यह सोच रहा था कि मैंने अकबर को कैद कर लिया है, अब इसका प्रभाव यह होगा कि हुमायूं आकर सरेंडर कर देगा, हुमायूं उसके पास आएगा अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। लेकिन हुमायूं नहीं आता है। अब यहाँ पर जो हुमायूं की परिपक्वता है, वह परिपक्वता हमको दिखती है, या फिर उसकी मैच्योरिटी हमको दिखती है, या हम कहे जो उसका राजनीतिक दृष्टिकोण है वह हमको दिखता है। अकबर को छुड़ाने के लिए हुमायूं नहीं आता है, अकबर कामरान के पास ही कैद हो जाता है। जबकि कामरान को यह उम्मीद थी कि हुमायूं छुड़ाने आएगा, तो अकबर कैद में है। बाद में जो यह आपका हुमायूं है, यह हमला करता है, और जब हमला करता है तोपों से यह हमला करेगा कौन? हुमायूं। तो कामरान क्या करेगा? इस अकबर को किले की दीवार पर टांग देगा। क्यों टांग देगा? क्योंकि तोपों से हमला हो रहा था किसका? हुमायूं का। और हुमायूं यह कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से इसे पराजित किया जाए। किसे? कामरान को, अपने भाई को। और कामरान क्या करता है? इस अकबर को टांग देता है किले की दीवार पर। अब यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसने अकबर को बचपन में किले की दीवार पर टांग दिया था? तो वह व्यक्ति कौन था? कामरान। और तोपों से हमला होता है। हमला कौन करता है? हुमायूं। और अंततः कामरान हार जाता है, अकबर को मुक्त कराया जाता है। अब अकबर मुक्त हो चुका है। उम्र कितनी है इसकी? 3 साल। अब 3 साल से लेकर 5 साल का जो अकबर है, यह अकबर रहेगा हुमायूं के पास, और हुमायूं बहुत सारे अभियान करेगा। अभियान यह क्यों करेगा? क्योंकि जब इसे कामरान ने कैद कर लिया था, किसे कैद किया था? अकबर को। उसके बाद जो आपका हुमायूं है वह चला गया था पश्चिम की ओर, और वहां से यानी ईरान से वह मदद लेकर आया था। ईरान से उसको सेना मिली थी। हमने यह क्रम भी देखा था कि ईरान को जाकर इसने कहा था कि आप मुझे सेना दीजिए, मैं क्षेत्रों को जीतूंगा, क्षेत्रों को जीतकर आपको सौंप दूंगा। फिर क्या होता है? तो ईरान का शासक है, वह अपनी आंतरिक समस्याओं में या फिर अपने पड़ोसियों की जो समस्याएं हैं उनमें उलझा रहता है। हुमायूं इसका फायदा उठाता है। हुमायूं क्या करता है कि अपने खुद के प्रशासनिक क्षेत्र का विस्तार करने लगता है, और धीरे धीरे वह फिर से भारत की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पहले वह ईरान की जो सेना है उस सेना के साथ क्षेत्रों को जीतता है, क्षेत्रों को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है? जो ईरान के सैनिक है उनके स्थान पर अपने सैनिक नियुक्त करता है, यानी ईरान के सैनिकों को रिप्लेस करता है। क्षेत्रों को जीतने के कारण इसके पास धन आ चुका था, उस धन का यह उपयोग करता है और अपनी शक्ति को बढ़ाता है। यह सारा कुछ हमने पिछले वीडियो में दिखा है, एक रिवीजन के लिए हम फिर से देख रहे हैं। तो इस तरह हुमायूं जो है वह धीरे धीरे क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर देता है। अकबर भी हुमायूं के साथ होता है। धीरे धीरे जब हुमायूं क्षेत्रों को जीतकर विस्तार करता है और अकबर की उम्र हो जाती है लगभग 8 साल, तो अब क्या करता है? प्रतीक के रूप में अकबर को सूबेदार नियुक्त करता है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे हुमायूं ने किसी क्षेत्र को जीता और उस क्षेत्र को जीतने के बाद वहां सूबेदार नियुक्त करेगा, क्योंकि जो इसका अपना बेटा है अकबर, उसकी उम्र कम है, तो वह सूबेदार के रूप में किसी सेनापति की नियुक्ति करेगा। लेकिन फिर यह क्या करता है? धीरे धीरे एक प्रतीक के रूप में यह सूबेदार के रूप में नियुक्त करता है अकबर को। तो आपसे यह पूछा जाएगा अकबर को पहली बार सूबेदार कहाँ का बनाया गया? लेकिन यहाँ आप ध्यान रखेंगे अकबर यहाँ केवल नाम का सूबेदार होगा, वास्तव में जो सेनापति है वही प्रशासन को देखेगा। अकबर केवल गद्दी पर नाम मात्र का प्रशासक होगा। यहीं पर हमको भूमिका दिखेगी बैरम खान। तो आपका बैरम खान है वह प्रारंभ से ही हुमायूं से जुड़ा है। हुमायूं जब बाहर इधर उधर भटक रहा था तब भी बैरम खान उसके साथ था, और यह बैरम खान वास्तव में सेनापति है, यही प्रशासन को देखेगा। अकबर केवल नाम मात्र का सूबेदार नियुक्त होगा और वह केवल गद्दी पर बैठेगा। इसी कारण हम देखते हैं कि जो बैरम खान है इसका प्रभाव धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगता है। यह वही बैरम खान है इसने मदद दिलवाई थी किसे? हुमायूं को। क्यों? क्योंकि यहाँ मदद लेने गया था या शिया मुसलमान से। जो आपका ईरान का प्रशासक है वह क्या था? शिया था। हुमायूं क्या था? सुन्नी था। बैरम खान क्या था? शिया था। तो बैरम खान सेना दिलवाने में या संधि करवाने में बहुत मदद करता है हुमायूं की। यह घटनाक्रम भी हमने देखा है। तब बाद में हमको दुष्प्रभाव भी दिखेगा। इसका दुष्प्रभाव कि बैरम खान शिया है और जो प्रशासन है वह सुन्नी है, लेकिन बैरम खान बहुत शक्ति के साथ अकबर के साथ जुड़ता है। अकबर के क्षेत्रों को वह कंट्रोल करता है और अकबर सूबेदार के पद पर नियुक्त होता है। प्रारंभ में यह गजनी और लाहौर इन क्षेत्रों का सूबेदार बनाया जाता है। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक अस्करी मिर्जा, एक बैरम खान। यह दोनों इसकी मदद करते हैं और दोनों प्रशासन में इसको सहयोग करते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया, इसे नियुक्त क्यों किया गया? जबकि इसकी उम्र बहुत छोटी है, तो यह केवल और केवल प्रतीक के रूप में नियुक्ति थी कि मुगल साम्राज्य फिर से एस्टेब्लिश हो रहा है, मुगलों का जो प्रशासक है वह फिर से अपने क्षेत्रों को बढ़ा रहा है और प्रतीक के रूप में अकबर को वह सूबेदार बना रहा है। इसका एक लक्ष्य हमको और दिखता है कि जो प्रशासन का अनुभव है, एक्सपीरियंस जो है, वह एक्सपीरियंस अकबर को देने की कोशिश की जा रही है कि वह प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से चलती है उस चीज को सीख ले। इसके साथ साथ
जो बैरम खान जैसे लोग वह उसको सपोर्ट कर रहे थे, यानी वास्तविक शक्ति बैरम खान के हाथों में थी। तो आपका अकबर है वह केवल प्रशासनिक पद पर बना हुआ था। अब बारी आती है अकबर के बादशाह बनने की। हमने देखा कि 8 साल की उम्र में यह बन जाता है सूबेदार। शुरू से अगर आप समझेंगे तो 1 साल की उम्र में यह हिंदू सभ्यता को छोड़ता है, यानी जो हिंदू साम्राज्य है उस साम्राज्य से बाहर होता है। तो 0 से लेकर 1 साल तक यह रहता है हिंदू साम्राज्य में। फिर 1 से लेकर 3 साल तक यह रहता है अपने चाचा के पास, जिसने इसे कैद किया था, इसके पास, कामरान के पास। उसके बाद 3 साल से लेकर 5 साल तक, या हम कहे 8 साल तक, यह अपने पिता के साथ रहता है। उसके बाद 8 साल के बाद यह बन जाता है सूबेदार और सूबेदार के रूप में काम करने लगता है। लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना होती है। 27 जनवरी 1556 का दिन था और उस समय जो अकबर है उसकी एज थी लगभग 13 साल और अकबर जो है वह शेरशाह सूरी का एक उत्तराधिकारी है। सिकंदर सूर के खिलाफ युद्ध कर रहा था, युद्ध की तैयारियां कर रहा था। अब यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, जब अकबर को बादशाह बनाया गया उस समय वह किस युद्ध में लगा हुआ था? तो अकबर सिकंदर सूर के खिलाफ कालानौर जिला, जो कि वर्तमान पंजाब क्षेत्र में है, गुरदासपुर का यह क्षेत्र था, वहां पर वह एक युद्ध में लगा हुआ था। और एक दूसरा व्यक्ति भी है। दूसरा व्यक्ति कौन? एक है आपका आदिल शाह। आदिल शाह का जो सेनापति है हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो बाद में बनेगा। तो यह हेमू भी क्या कर रहा था? दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी। एक तरफ तैयारी कर रहा है अकबर सिकंदर सूर के खिलाफ लड़ने की, एक तरफ तैयारी कर रहा है हेमू दिल्ली पर आक्रमण करने की। और दिल्ली पर इस समय बादशाह कौन है? हुमायूं। हुमायूं फिर से भारत में वापस आ चुका है। इसी समय जो आपका हुमायूं है उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। हमने यह देखा कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर अचानक से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो जो दिल्ली की गद्दी है वह गद्दी एकदम से खाली हो जाती है और वहां पर हम यह देख रहे हैं कि जो आपका हेमू है वह हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। तो हुमायूं मर चुका है, दिल्ली की गद्दी खाली है और दिल्ली की गद्दी पर हमला करने की कोशिश हो रही है। यहीं पर भूमिका आती है बैरम खान। बैरम खान तुरंत डिसाइड करता है और 14 फरवरी को यह अकबर को सम्राट घोषित कर देता है। तो अकबर को सम्राट किसने घोषित किया? बैरम खान ने। एक व्यक्ति का नाम और आता है, मिर्जा अबुल कासिम। यह वह व्यक्ति है जिसने अकबर का राज्याभिषेक किया था। अब यह तथ्य भी पूछा जाता है, अकबर को बादशाह किसने घोषित किया? बैरम खान ने। अकबर का राज्याभिषेक किसने किया? मिर्जा अबुल कासिम ने। उसके बाद जो आपका बैरम खान है यह खुद को क्या करता है? प्रधानमंत्री घोषित या फिर वकील सल्तनत घोषित। बैरम खान भी एक प्रमुख पद पर नियुक्त हो जाता है और अकबर बादशाह बन जाता है। अब यहाँ पर जो बैरम खान की भूमिका है वह भूमिका बढ़ जाती है। वास्तव में जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है अब बैरम खान ही देखेगा, यानी जो मुगल सल्तनत है वह किसके कंट्रोल में है? बैरम खान। गद्दी पर कौन बैठा है? अकबर। और यहाँ पर एक गलती और होगी। वह गलती क्या? अब जो आपका बैरम खान है, क्योंकि जो इसने नियुक्ति की है अकबर की वह इसने खुद की है। अकबर को बादशाह बैरम खान ने बनाया है। बैरम खान प्रारंभ से ही इससे जुड़ा है, यानी जब अकबर को सूबेदार बनाया गया था तब भी बैरम खान उससे जुड़ा था। तो बैरम खान क्या करता है? वास्तव में सत्ता को संभालता है। अकबर नाम मात्र की गद्दी पर है, तो कौन से युद्ध करने हैं, क्या निर्णय लेना है, यह सब कुछ कौन करता था? बैरम खान। बैरम खान धीरे धीरे इसी परंपरा में या इसी सोच में फंस कर रह जाता है। बैरम खान लगातार यह कोशिश करता है, या बैरम खान लगातार क्या करता है? खुद से ही निर्णय लेता है। और इसका प्रभाव यह पड़ता है कि जब अकबर बड़ा होता है तो यह बात उसको खटकने लगती है और बैरम खान को वह बाहर कर देता है। इसी क्रम में हम देखेंगे आगे कि कैसे बैरम खान और अकबर के बीच संघर्ष होता है। लेकिन आप पूरी पृष्ठभूमि समझ चुके होंगे कि अकबर को किस तरीके से बादशाह बनाया गया। एक प्रश्न यहाँ पर और पूछा जाता है कि जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ उस समय एक व्यक्ति है शाह अबुल माली, जिसने अकबर के राज्याभिषेक का विरोध किया था। अब यहाँ पर एक परंपरा आपको देखने को मिलेगी या एक विचारधारा आपको देखने को मिलेगी, और यह जो आपकी विचारधारा है यह कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी कहाँ से? ईरान से। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। ईरान में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह क्या थी? पहले यहाँ पर होते थे बादशाह और वही प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते। धीरे धीरे क्या हुआ? जनता का विद्रोह। और इस जन विद्रोह में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? धार्मिक व्यक्तियों, स्पेशली जो आपके उलेमा है उनकी। उनका क्या कहना था, यानी जो उलेमा है उनका क्या कहना था कि जो आपका बादशाह है वह केवल और केवल नाम मात्र का है। वास्तविक शक्ति किसके पास होनी चाहिए? उलेमा के पास, या फिर जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनके पास। ईरान की यह व्यवस्था आपको आज तक दिखेगी। एक होगा धार्मिक प्रमुख और वह धार्मिक प्रमुख ही नियम कानून बनाएगा, यानी पूरे प्रशासन में जो नियम कानून लागू होंगे वह इस धार्मिक व्यक्ति द्वारा बनाए गए
नियम कानून होंगे, यानी जो शरीयत के कानून हैं, उन शरीयत के कानूनों के हिसाब से पूरा प्रशासन चलेगा। तो आपका शाह अबुल माली है, यह भी कौन है? एक धार्मिक व्यक्ति है। और अकबर कौन है? बादशाह है। यह दो चीजों पर विरोध करता है। पहला यह विरोध करता है इस बात का कि जो अकबर है उसकी उम्र कितनी है? 13 साल। यह कहता है कि जो 13 साल का एक बालक है वह बादशाह नहीं हो सकता है। इतनी छोटी उम्र के व्यक्ति के हाथों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती है। इस बात का विरोध करता है। दूसरा यह विरोध इस बात का करता है जो यह धार्मिक विचारधारा वाली बात है, यानी शरीयत के हिसाब से कानून व्यवस्था बनाई जाए, बादशाह का पद केवल नाम मात्र का हो, वास्तव में जो सारे निर्णय लेने की शक्ति है वह धार्मिक व्यक्ति के पास हो। और यह शाह अबुल मालिक वास्तव में कौन था? एक धार्मिक व्यक्ति था, यानी यह कोशिश यह कर रहा था कि वास्तव में नियंत्रण इसका हो, बादशाह के रूप में अकबर केवल नाम मात्र का हो। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि वह व्यक्ति कौन था जिसने अकबर के राज्याभिषेक का विरोध किया था? तो वह व्यक्ति है शाह अबुल माली। है कौन यह? एक मौलवी, सूफी संत या एक विद्वान है। और इसने हुमायूं को भी कभी सम्मान नहीं दिया था, कट्टरपंथी था और यह कालानौर में मौजूद था जहां पर अकबर का राज्याभिषेक किया गया। तो यह भी पूछा जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो वह क्षेत्र कौन सा है? कालानौर। और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि यह कहता था कि अकबर वयस्क नहीं है, बालिग नहीं है, 13 साल की उम्र है, इतना छोटा व्यक्ति बादशाह नहीं बन सकता है। और यह खुद को देख रहा था कि यह वास्तव में उत्तराधिकारी है, यही प्रशासन की व्यवस्था को आगे चलाएगा। यहाँ पर भूमिका फिर से बैरम खान की हमको दिखती है। कहा यह जाता है कि या तो बैरम खान ने इसकी हत्या कर दी या इसको किसी तरीके से मरवा दिया था। बैरम खान ने इसको गिरफ्तार किया था और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, तो कहा यही आता है कि बैरम खान ने ही इसको मरवाया था। इस तरह हम यह देखते हैं बैरम खान एक कांटा और हटाता है शाह अबुल मलिक का, और यह शाह अबुल मलिक समाप्त हो जाता है। तो बैरम खान पहले बादशाह बनाता है किसको? अकबर को। बादशाह बनाने के बाद जितनी भी कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों से अकबर को बचाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तव में जो फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, यानी हुमायूं ने जो फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना की और अकबर के समय जाकर यह बहुत मजबूत हुई कि स्थापना वास्तव में बैरम खान ने की। एक व्यक्ति और है, मोहम्मद आदिल शाह सूरी। ये जो आपका मोहम्मद आदिल शाह सूरी है, यह सूरी साम्राज्य का शासक है और अकबर के राज्याभिषेक के बाद यह अकबर के सामने सबसे बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा होता है। आदिल शाह सूरी उत्तर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा था और अकबर को पराजित करने की कोशिश कर रहा था। यहीं पर हम देखते हैं हेमू को, जो कि सेनापति है किसका? आदिल शाह का। यहाँ भी घटनाक्रम हम यह देखेंगे कि जो आपका आदिल शाह सूरी है यह भी प्रशासन में बहुत सक्रिय नहीं है। वास्तव में जो शक्ति है वह हेमू के पास है और हेमू आदिल शाह के नाम पर बहुत सारे युद्धों को लड़ता है, बहुत सारे क्षेत्रों को जीतता है। यानी वास्तव में शक्ति किसके पास है? हेमू के पास। लेकिन सांकेतिक रूप में या प्रतीक के रूप में जो विरोध है वह किसके किसके बीच है? अकबर के बीच और आदिल शाह सूरी के बीच। लेकिन वास्तव में किसके बीच है? एक तरफ से हेमू और दूसरी तरफ से बैरम खान। इन दोनों के बीच सत्ता का संघर्ष है या क्षेत्रों को लेकर संघर्ष है। अंत में हम यह देखते हैं कि एक युद्ध होता है, उस युद्ध में हेमू पराजित होते हैं और जो आदिल शाह सूरी का साम्राज्य है उस साम्राज्य को मुगल साम्राज्य समाप्त कर देता है। इस तरह अकबर बादशाह बनता है और बादशाह बनने के बाद वह कैसे अलग अलग क्षेत्रों को जीतता है, कैसे अपने साम्राज्य को वह आगे बढ़ाता है, उसे हम आने वाले वीडियोज में समझेंगे। इस वीडियो में हमने यह देखा कैसे संघर्षपूर्ण जीवन के साथ अकबर आगे बढ़ता है, कैसे बैरम खान उनकी मदद करता है और कैसे अकबर बादशाह बनता है। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।